किसने सोचा था कि सुनसान जंगल के बीच आज अमेरिकी राष्ट्रपति की हत्या होने वाली थी। अमेरिका के राष्ट्रपति एक शांत झील के बीचों बीच मछली पकड़ रहे थे। झील के चारों ओर सुरक्षा का कड़ा घेरा था, जिसमें सीक्रेट सर्विसेज के जवान पूरी सावधानी से पहरा दे रहे थे। ठीक उसी समय 1 किलोमीटर दूर घने जंगल में आतंकवादी छिपे हुए थे। उन्होंने चुपचाप अपना कंप्यूटर चालू किया और एंटर बटन दबा दिया। अचानक हजारों छोटे छोटे ड्रोन घने बादलों की तरह एक बड़े बक्से से उड़कर बाहर निकलने लगे और सभी ड्रोन तूफान की तरह आगे बढ़ने लगे। यह एक खतरनाक आत्मघाती हमला था। ड्रोन बॉडी हीट को ट्रैक करते हुए सीधे राष्ट्रपति की सुरक्षा टीम और डेल्टा फोर्स के जवानों पर हमला करने लगे। टीम का कप्तान माइक अपने लंबे एक्सपीरियंस के कारण तुरंत समझ गया कि ये ड्रोन लगातार अपने टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। उसने तुरंत अपने साथियों को आदेश दिया कि वे राष्ट्रपति को वहीं रोककर चारों तरफ से ढाल बन जाएं। उसी समय आतंकवादियों ने झील में राष्ट्रपति की नाव पर निशाना साधते हुए और नए ड्रोन लॉन्च कर डाले। ड्रोन स्वार्म की यही सबसे बड़ी ताकत है कि एक बार टारगेट सेट हो जाए तो पीछा छोड़ना नामुमकिन हो जाता है। ड्रोन तेजी से माइक की तरफ आए। माइक ने फुर्ती से बंदूक उठाई और उन पर गोली चलानी शुरू कर दी, लेकिन ड्रोन गोलियों से बचते हुए सीधे राष्ट्रपति की ओर बढ़ गए। एक बॉडीगार्ड ने अपनी जान देने का फैसला किया। उसने राष्ट्रपति को झटके से पानी में धकेल दिया और खुद अपने शरीर को ढाल बनाकर उस हमले को रोकने की कोशिश की। ठीक उसी वक्त माइक भी पानी में कूद गया और राष्ट्रपति के पास तैर कर पहुंचा। अब सिर्फ ये दोनों ही जिंदा बचे थे, मगर ड्रोन का हमला खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनका असली निशाना थे। माइक ने जल्दी से राष्ट्रपति का हाथ पकड़ा और झील के ठंडे तल में गहराई तक डुबकी लगा दी। पानी के नीचे बॉडी हीट का पता न चलने के कारण ड्रोन को उनका कोई सुराग नहीं मिला और इस तरह वे किसी तरह जान बचा पाए। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वे कोमा में चले गए। राष्ट्रपति मॉर्गन अपना काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए नियम के अनुसार उपराष्ट्रपति को शपथ लेकर अस्थायी राष्ट्रपति बनना पड़ा। उपराष्ट्रपति मार्टिन बहुत दुखी था और दुआ कर रहा था कि राष्ट्रपति जल्दी ठीक हो जाएं। FBI ने तुरंत पूरे इलाके की जांच शुरू कर दी। उन्हें जल्द ही इलिनॉइस के बाहर एक वैन मिली जो आतंकवादियों का लॉन्च पॉइंट थी। माइक की पत्नी अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंची, लेकिन उपकप्तान ने उसे माइक से मिलने नहीं दिया। जब माइक होश में आया तो उसने देखा कि उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगी है। वह राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश का मुख्य संदिग्ध बन चुका था। FBI को उस वैन में उसके बाल मिले थे, उसके घर के गैरेज में विस्फोटक के अवशेष थे और उसके विदेशी खाते में अचानक 33 करोड़ रुपए आ गए थे। इतना ही नहीं, उसके कंप्यूटर पर झील की सुरक्षा योजनाओं के नक्शे भी थे। माइक को लगा कि कोई उसे फंसा रहा है। जिसने 3 बार राष्ट्रपति को बचाया था, अब उसी को राष्ट्रपति का हत्यारा बता दिया गया था। उसे पूरी तरह काबू में लेकर मौत का इंतजार कराया जाने लगा। माइक को कैदी बनाकर ले जाते समय आतंकवादियों ने फिर हमला किया। उन्होंने हाईटेक तरीके से गाड़ी का सर्किट बोर्ड काट दिया, जिससे गाड़ी टकरा गई और पलट गई। आतंकवादी पूरी तरह हथियार बंद होकर उतरे और पुलिस को मार गिराया। उनका मकसद माइक को मारना नहीं, बल्कि छुड़ा ले जाना था, ताकि उस पर हत्या की नाकाम कोशिश और फरार होने का ठप्पा लग जाए। आतंकवादियों ने माइक को जिंदा दफनाने के लिए पहले से ही गड्ढा खोद रखा था। माइक चुपचाप मरने वाला नहीं था। मौका देखकर उसने हमला बोल दिया और जोरदार लड़ाई के बाद गाड़ी पेड़ से टकरा गई। उसने फुर्ती से राइफल के पार्ट से अपनी हथकड़ी खोल ली। तभी माइक को पता चला कि आतंकवादी कोई और नहीं, बल्कि उसका पुराना साथी वेड था। वेड एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर था। ब्लैक वाटर कांड के बाद सरकार ने ज्यादातर ठेकेदारों के कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए थे और वेड की कंपनी भी बंद हो गई थी। वेड को लगा कि माइक गुप्तचर ब्यूरो का डायरेक्टर बनने वाला है, तो उसने माइक से स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग का ठेका दिलवाने को कहा। माइक ने कोशिश करने को कहा, लेकिन उसे डायरेक्टर बनना पसंद नहीं था। वेड के दिल में साजिश का बीज पड़ चुका था। माइक कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका दोस्त उसे फंसाएगा, मगर वेड तो सिर्फ किराए का आदमी था। असली मालिक ने उसे बहुत अच्छी कीमत दी थी। माइक अब भारी इनाम वाला अपराधी था। FBI ने सर्च एरिया पूरे देश में फैला दिया और आदेश दिया कि जरूरी हुआ तो उसे मौके पर ही गोली मार दी जाए। CIA को पता चला कि माइक के खाते में आए $10 मिलियन रूस के एक बैंक से आए थे, जिससे शक हुआ कि राष्ट्रपति हत्या के पीछे रूस सरकार हो सकती है। उन्हें आसानी से समझ आ रहा था कि वे आतंकवादियों के जाल में फंस रहे हैं। इधर माइक एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा और अपनी पत्नी को फोन करके सुरक्षित होने की खबर दी। उसे पता था कि फोन टैप हो रहा है, इसलिए उसने FBI को संदेश दिया कि वह फंसाया गया है और असली गुनहगार को पकड़कर ही दम लेगा। तभी आसपास के लोगों ने उसे देख लिया और घेर लिया। लोग मालामाल होने की खुशी में उछल पड़े, लेकिन माइक ने झपटकर हथियार छीन लिया और पलटवार किया। लोगों ने डर के मारे हथियार फेंक कर सरेंडर कर दिया। तभी FBI ने उसका लोकेशन ट्रैक कर लिया और सायरन की आवाजें गूंजने लगी। माइक ने सामने खड़े एक सेमी ट्रेलर ट्रक को छीन
छीना और भाग निकला। पुलिस पीछा नहीं छोड़ रही थी और उन्होंने हेलीकॉप्टर भी लगा दिया। सर्च लाइट की रोशनी में माइक की आंखें चौंधिया गईं और वह ब्रिज के पिलर से टकरा गया। ट्रक का आगे का हिस्सा लुढ़क कर जंगल में जा गिरा। माइक बाहर निकला और घने जंगल की ओर दौड़ पड़ा। वह एक गोरिल्ला योद्धा को ढूंढने आया था। FBI को जंगल में माइक और पुलिस के अलावा किसी और का खून मिला, जिससे केस और उलझ गया। उपराष्ट्रपति माइक को दोषी ठहराने पर तुले थे और उन्होंने रूस पर तुरंत जवाबी कार्रवाई का फैसला किया। माइक जंगल में एक छोटी झोपड़ी में पहुंचा। तभी बगल से सफेद बालों वाला लेकिन तंदुरुस्त एक बूढ़ा निकला। ये माइक का बाप था। वियतनाम युद्ध से लौटने के बाद उसे तनाव हो गया था, इसलिए वह जंगल में छिपकर अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहा था। बूढ़े ने कहा कि मौजूदा उपराष्ट्रपति भी वैसा ही इंसान है। हत्या का केस साफ नहीं होने पर भी मार्टिन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि गुप्तचर कप्तान माइक रूस सरकार के समर्थन से राष्ट्रपति को मारना चाहता था। उपराष्ट्रपति ने नया आदेश जारी किया और एक ताकतवर प्राइवेट आर्मी को काम पर रखा और वो आर्मी थी वेड की सिक्योरिटी कंपनी। असल में उपराष्ट्रपति ही सारी साजिश का मालिक था। उसी समय हैकर्स ने गुप्तचर ब्यूरो के सर्वर में घुसकर देखा कि माइक लंबे समय से किसी को ट्रैक कर रहा था और वेड ने पहचान लिया कि ये माइक का बाप है। हैकर्स ने जल्दी लोकेशन निकाली और एक छोटी टीम भेजी। बूढ़े ने कैमरों से देखा कि 15 हथियारबंद लोग आ रहे हैं। यह लड़ाई नामुमकिन थी। माइक के पिता ने दशकों से इस पल का इंतजार किया था। उन्होंने जमीन के नीचे का दरवाजा खोला जहां सुरंग बनी थी और बम का स्विच था। माइक ने राइफल उठाई और बाहर निकलकर लड़ाई शुरू की, लेकिन बूढ़े ने स्विच दबाया और आतंकवादियों पर लगातार बम बरसाने लगे। कुछ ही देर में सारे आतंकवादी मारे गए। माइक ने एक आतंकवादी का फोन लिया और संपर्क किया। अब उसकी बारी थी पलटवार की। उन्होंने एक पुरानी पिकअप ट्रक उठाई और कस्बे की ओर चले। माइक ने कैमरों से FBI को संदेश भेजा और झोपड़ी का लोकेशन दिया। FBI को वहां लाशों का ढेर मिला और दीवार पर लिखा था कि ये एक्सीलेंस इंटरनेशनल कंपनी के भाड़े के सैनिक हैं। FBI ने इस कंपनी की जांच शुरू की। उधर राष्ट्रपति के होश में आने के संकेत दिखे। उपराष्ट्रपति घबरा गया, क्योंकि अगर राष्ट्रपति उठे तो रूस पर हमला करने का प्लान फेल हो जाएगा। मार्टिन ने तुरंत वेड से संपर्क किया कि आज आखिरी मौका है, राष्ट्रपति और माइक को हटाना है। माइक ने न्यूज से सुना कि राष्ट्रपति ठीक हो रहे हैं। वह चाहता था कि राष्ट्रपति पूरी तरह स्वस्थ हों। बूढ़े ने कहा कि वह उसकी पत्नी और बेटी की सुरक्षा करेगा। माइक की पत्नी लिया के घर पर 2 आतंकवादी घुसे। ठीक उसी वक्त बूढ़ा आ धमका और एक चाकू से दोनों को मार गिराया। राष्ट्रपति आखिरकार कोमा से बाहर आए। उन्हें याद था कि माइक ने जान पर खेलकर उन्हें बचाया। मॉर्गन ने तुरंत आदेश दिया कि उपराष्ट्रपति से संपर्क करो, रूस पर सैन्य कार्रवाई रद्द करो। आतंकवादी हत्या के आखिरी चरण में थे। हैकर्स ने अस्पताल का ब्लूप्रिंट निकाला। तभी FBI हेलीकॉप्टर लेकर आतंकवादियों के ठिकाने पर पहुंची। वेड ने आधार खाली करने का आदेश दिया। इधर स्पेशल फोर्सेस ने पूरा अस्पताल घेर लिया। इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद माइक को लगा कि अगर वह छेद ढूंढ सकता है तो आतंकवादी भी ढूंढ सकते हैं। माइक पुलिस की वर्दी पहनकर राष्ट्रपति के कमरे तक पहुंचा और राष्ट्रपति को अपनी सुरक्षा फिर सौंपी। तभी वार्ड में धुआं निकलने लगा। पता चला कि ऑक्सीजन सिस्टम खराब हो गया है। आतंकवादियों ने मशीन में छेड़छाड़ करके पूरा अस्पताल उड़ाने का प्लान बनाया था। विस्फोट में सिर्फ 4 मिनट बाकी थे। सब पार्किंग पहुंचे, मगर बुलेट प्रूफ जैकेट सिर्फ 2 थी। एक ओल्ड व्हाइट ने ली और दूसरी माइक ने राष्ट्रपति को दी। अस्पताल से बाहर निकलते ही आतंकवादियों ने हमला कर दिया। उन्हें गाड़ी छोड़कर पैदल भागना पड़ा। गोली लगने से राष्ट्रपति के सेक्रेटरी को चोट लगी। माइक राष्ट्रपति को कंधे पर उठाकर एक छोटी बिल्डिंग में ले गया। ऑक्सीजन रिलीज होते ही जोरदार धमाका हुआ और पूरी बिल्डिंग जमीन से मिट गई। माइक को एक जोखिम भरा आइडिया आया। उसने फूलों के गमलों से बैरिकेड बनवाया और राष्ट्रपति को एक कमरे में छिपाया। उसने अपनी राइफल ओल्ड व्हाइट को दी और खुद पिस्तौल लेकर बाहर निकला। उसे मरीन 1 हेलीकॉप्टर आने तक दुश्मन को रोके रखना था। हैकर्स ने पुलिस कम्युनिकेशन काट दिया। पुलिस वाले कंफ्यूज होकर सब बिल्डिंग में घुसे और सब मारे गए। यह युद्ध नहीं, नरसंहार था। आतंकवादी बिल्डिंग में घुस गए। माइक ने एक झटके में 3 दुश्मनों को मार गिराया। वेड के इशारे पर सब तरफ से गोलीबारी शुरू हुई। माइक अकेला था, इसलिए उसे कई गोलियां लगीं, लेकिन जैकेट थी इसलिए बच गया। आतंकवादियों ने ग्रेनेड लॉन्चर से दीवार तोड़ दी। आतंकवादी एक एक कमरे की तलाशी ले रहे थे, मगर राष्ट्रपति शेल्फ के पीछे छिपे थे। हत्यारे वापस जाने की तैयारी में थे, मगर बाहर पुलिस ने बिल्डिंग घेर ली थी। दुश्मन हेलीकॉप्टर से भागने वाले थे। माइक ने ग्रेनेड लॉन्चर से रास्ता रोक दिया। अब 2 पुराने साथी आमने सामने थे। छत पर जोरदार लड़ाई हुई। पहले गोलियां, फिर चाकू। माइक ने हीरो की तरह आखिरी वार करके लड़ाई खत्म की। कहानी के अंत में FBI ने माइक पर लगे सारे आरोप हटा दिए। रूस पर शक भी खत्म हो गया। दुष्ट उपराष्ट्रपति का बुरा अंजाम हुआ। माइक के पिता परिवार में लौट आए और बाकी जीवन पोती को बड़ा होते देखेंगे। अब 4 लोगों का घर हमेशा हंसी खुशी से गूंजता रहेगा।